हेलो तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। जो अपना मैथमेटिक्स का जो टारगेट है वो क्या है बच्चा, 100 आउट ऑफ 100 है ना। इससे कम का गोल है तो बेकार है तो पढ़ना ही बेकार है। ठीक है ना। जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपकी मैथमेटिक्स में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना। मैं पूरी 2 रात जाकर, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है ना, बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए ये कुछ तैयार करा है। ठीक है सर, ये क्या है ना, ये वही क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में, कल के पेपर में छपने वाले हैं। आज 28 तारीख और 1 मार्च यानी कल आपका पेपर है। जो पढ़ाऊंगा सीधा कल के पेपर में छपेगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो जब आप एग्जाम हॉल से पेपर देके निकलेंगे तो आके मिला लेना कि मैंने जो बताया वही क्वेश्चन आया कि नहीं आया, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा। देखो, इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है। पहली बात तो इसको इस तरह से बनाया गया है, इसमें तुम्हारे सारे चैप्टर्स रिवाइज भी हो जाएंगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे, जो तुम्हारे डाउट होंगे वो क्लियर भी हो जाएंगे, और समय भी बहुत कम लगेगा क्योंकि बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के इसको बनाया है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। ठीक है। इसकी कुछ खास बातें क्या है ना, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होगा कि जैसे अब चूंकि आपने 1 साल से पढ़ाई करी है, आप पढ़ रहे हैं 10 में, है ना, आपने पढ़ाई करी है, खुद से रिवीजन करा है, तो उस रिवीजन में अगर आप कहीं पे फंसे होंगे, अटके होंगे, क्योंकि मैं जो भी बातें पढ़ाता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, जो भी है ना, वो सारे के सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखे कि बच्चा कहाँ फंसेगा, कहाँ गलती करेगा ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखे। ठीक है ना। तो आपका अगर कोई भी डाउट होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, आज की क्लास को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा सिंपल से एग्जाम में करके आ जाना, है ना। ठीक है। मैंने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, जो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने रखा है बच्चा इसमें। ठीक है ना। इसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत ध्यान रखा है मैंने। ठीक है। इसको करने में हमें बहुत कम समय लगेगा क्योंकि मैंने बहुत तरीके से इसको बताया है ना, बहुत तरीके से पढ़ाया है, तो बहुत कम समय में हम इसको कवर करने वाले हैं, है ना। स्टूडेंट मिस्टेक्स, बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत जगह गलतियां करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी सवाल में दिया है व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है ना। तो बच्चों में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो व्यास को ही त्रिज्या मान लेते हैं, है ना, वहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें बच्चों को फिगर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। वो सारी की सारी बातें मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना। एक चैप्टर आपका वो है चैप्टर नंबर 3 और 4, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें आपसे ऐसे कहा जाता है कि एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की, उसका जो अंतर है वो 2 है। अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, है ना, तो वो संख्या क्या होती है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, उस बात को पढ़ के समीकरण ही नहीं बना पाते हैं। अब उसको, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़ के आप समीकरण ही नहीं बना पाएंगे, तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन सब बातों का ध्यान में रख के ये सारी की सारी बातें इसमें करी गई हैं। कैसे पढ़ाऊंगा अभी ध्यान से देखो। तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ना का बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें रखा गया है। मतलब कि जो पढ़ाऊंगा कल के पेपर में सीधा छपने वाला है ना, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। ठीक है। तो अल्टीमेट जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्टीमेट बात बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, और बहुत मेहनत लग रही है अभी जो मैं अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मैं सही से सोया नहीं हूँ, अभी भी मुझे नींद आ रही है ना। तो लेकिन मैं, है ना, चूँकि आपके पेपर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। पूरा जी जान लगा दूंगा, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। वो मेरे अंदर वो, है ना, मतलब है कि नहीं सोएंगे एक दिन क्या हो जाएगा, है ना, लेकिन आपका पेपर मुझे अच्छा कराना है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस पर और देखते हैं कि इसको पढ़ते कैसे। इसको पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा टेबल पर। तो आइए चलते हैं टेबल पर। ठीक है बच्चा। तो अब हम लोग आ चुके हैं टेबल पे, है ना। देखो, ऐसे पढ़ाने के पीछे जो मेरा मेन मोटिव है, जो मेरा मेन उद्देश्य है वो यही है ना, कि ये समझो कि आज की क्लास में एक टीचर की तरह नहीं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। समझो कि आप बिल्कुल मेरे पास में बैठे हो, है ना। देखो, ऐसे करने का पीछे एक उद्देश्य ये भी है ना। देखो, क्योंकि सवालें बहुत सारी हैं और हमारे पास समय बहुत कम है, तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें, है ना। इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है और इसके आंसर्स भी। मेन बात क्या है, मेन बात है बच्चा अंडरस्टैंडिंग, है ना। आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। वो आपको अगर समझ में आएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे। इससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को एंड तक, यानी कि लास्ट तक जरूर देखना, और मैं कह रहा हूं कि आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखते हैं। देखो, हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम समय भी लगेगा, है ना। और मैं आपको सारी की सारी बातें समझाऊंगा भी। ठीक है। एक एक बात को समझा के आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि बस, है ना, लिख के लाए हैं तो फटाफट से कर देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है।
अब सुनो, घन का आयतन क्या होता है बच्चा? घन का, देखो हमने क्या लिखा, घन का आयतन। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है ना ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। और हमारे पास क्या है, घन का आयतन दिया गया है। तो पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा घन का आयतन, यानी कि ये जो बात है हमने लिखा घन का जो आयतन है वो कितना है, 1331। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो घन का आयतन एक्चुअल में किसका मान है, ए क्यूब। ए क्यूब का मान 1331 है। इसकी प्रत्येक भुजा मतलब कि हमें ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है ना। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घन होता है उसकी भुजा को हम लोग ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। और उसका जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब का मान 1331 दिया है हमें ए, यानी कि हमें उसकी भुजा निकालनी है ना, एक भुजा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है, जैसे ही यहाँ से क्यूब हटता है ये जो सामने वाला है वो करड़ी में चला जाता है और यहाँ पे हो जाता है 3। 3 का मतलब ये होता है कि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका हम 3 पेयर बनाएंगे, मतलब कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये क्या होता है, 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, मतलब कि 11 गुणे 11 गुणे 11। इसका हमेशा हम क्या इसमें निकालेंगे बच्चा, 11 बाहर निकालेंगे और यही हमारी भुजा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप उसको क्या करेंगे, आप उसको काली है ना पेन से या तो बॉक्स में भर देंगे या उसके नीचे ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है यदि द्विघात समीकरण, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो। जैसे ही उसने कहा कि एक मूल है ना, तो आप समझ जाओ कि वो x का मान है। किसका मान है? x का मान। ये बातें मैंने आपको कई बार सिखाई है, ठीक है ना, ये बातें मैंने आपको कई बार सिखाई है। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो है ना, ये हमारे पास एक बहुपद है, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये फालतू की बातें है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से बहुपद लिखा ये, ठीक है। क्या दिया है? एक मूल अर्थात x का मान। ये बातें मैंने लिखा बच्चा, एक मूल अर्थात x का मान। और फिर क्या करेंगे, इस x के मान को हम इसमें उठा के रख देंगे। तो x की जगह 2, उसका स्क्वायर कर दिया है ना, और इसको फिर सॉल्व करा, यहाँ से हमारा जो p का मान है वो निकल गया, है ना। इतना सॉल्विंग पार्ट तो हमें आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें है ना। आगे बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चा। अब कोई भी बच्चा सोचेगा इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। देखो हमारे पास 45 दिया है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, है ना, कॉस 45 अंश का मान रख देंगे। तो हमने ये सवाल एक बार उतारा, फिर लिखा 2, और कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, स्क्वायर दिया था। और जब हमने इसका स्क्वायर किया, है ना, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, और करड़ी का जब भी स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाती है, सिर्फ कितना आता है 2। ये वाले 2 सीधे कट जाएगा क्योंकि ये इसके साथ क्या है, गुणा में है। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 1, 1 में से 1 निकला, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में से 1 निकला 0, और इधर पे कॉस थीटा चल ही रहा था, है ना, तो 0। अब ये जो 0 है इक्वल टू कॉस थीटा, हमें थीटा का मान चाहिए। जब भी इस तरह की सवाल होती है तो याद रखना ये कॉस से कॉस कटना चाहिए इधर, है ना। तो ये जो कॉस 0 है वो कॉस 90 अंश का मान होता है, इसलिए कॉस से कॉस कट जाए, और थीटा का मान कितना गया हमारे पास, 90 अंश, है ना। जब भी ऐसे थीटा इक्वल टू 90 इधर से लिखा गया हो तो आपको क्या करना है, इसको इधर से लिखना है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो या करके आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अंश, है ना। ऐसे करके हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं आगे। देखिए तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। तो जब भी हमें माध्य निकालना होता है तो आपको पता होता है, जैसे ये हमने, है ना, इसको पहले आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। बारंबारता को हम किससे लिखते हैं बच्चा, FI से लिखते हैं, है ना। तो जैसे ही हमारे पास डैश वाला क्वेश्चन होता है ना, हम उसका निकालते हैं पहले मध्य, है ना, मध्य चिन्ह, उसको या वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि मध्य पद। क्या करते हैं, है ना, यानी इसको जोड़ते हैं और इसका क्या कर देते हैं, आधा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसको भी क्या करेंगे 2 + 4 है ना, जोड़ेंगे और बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 6/2। और ऐसे करके हम यहाँ पे लिख देंगे है ना 1 और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपली बात बताता हूँ, ध्यान सुनो। 0 2 2 4 है ना, ये बताओ 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 3 4 होता है ना, 4 5 6 होता है, तो समझो कि यही बीच का मध्य पद है ना। बार बार इसको प्लस करके लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 5 देखो 6 7 8, तो ये हो जाएगा 7 8 9 10, तो 9 बीच का अंक है तो 9 हो जाएगा। जैसे ही आपने एक्स आई निकाला, अब क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है एफ आई इंटू एक्स आई। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 3 9 कितना हो जाएगा 27 है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम एफ आई एक्स आई जो होता है उसको जोड़ते हैं, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको जोड़ेंगे सारा का सारा। और कई बार क्या करते हैं हम जोड़ने में बहुत गलती करते हैं। आप कहते हो कैसे जोड़ोगे, पहले आप लास्ट के अंक को जोड़ोगे है ना, तो इसमें तो एक ही अंक है, तो एक ये हो गया 6 1 7, ठीक है, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20 का 0 और हाथ में आया 2, मतलब हासिल 2 है ना। अब दूसरा वाला अंक 3 5 3 8 2 10, 10 2 कितना हो गया 12, यानी 120 आ गया। जब भी आप जोड़े बहुत ध्यान से जोड़े, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में है ना, थोड़ी उनके अंदर घबराहट होती है, तो वो क्या करते हैं बहुत गलत लिखते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है बाबू, है ना। और फिर हम एफ आई को जोड़ते हैं, तो हम फिर हमें क्या निकालना था माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य है ना, इसको एक्स बार से लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और 120 बटे 20 लिखेंगे, 0 0 कट गया, 2 6 12, इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चा 6 हो जाएगा है ना। इस तरह से ये भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं आगे, ठीक है, देखिए है ना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा गया है, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह की सवाल आती है ना, यानी हमारे पास 2 बिंदु दिए गए, कितने बिंदु दिए गए 2 है ना। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को A कहते हैं, इसको क्या कहते हैं B कहते हैं, और हमसे क्या कहा गया है कि इसके जो बीच का जो दूरी है ना, वो कितना है बच्चा, वो है 13 है ना। 1 सेकेंड, ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी है बच्चा वो है 13, ठीक है, तो ये है हमारे पास 13 है। और हम क्या करेंगे, जो पहला बिंदु उसको लिखेंगे, दूसरा बिंदु लिखेंगे है ना, यानी ये क्या करना है आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको दूरी सूत्र से सॉल्व करेंगे है ना, जैसे मैंने करा है, ठीक है, ये है ना। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये पहला होता है बिंदु x1 है ना, ये होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2 होता है, ठीक है। तो x2 - x1 यानी कि x है ना, x। अब देखो माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये x1 का मान कितना है -1, यानी x2 - x1, यानी कि जब भी जो मान, अगर कोई मान माइनस हो तो उसको कोष्टक में रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कोष्टक छोटा लग चुका है, तो यहाँ पे बाहर से हमने क्या लगा दिया, बड़ा कोष्टक लगा दिया। फिर y2 - y1, y2 कितना है बच्चा 9 है, और y1 कितना है -3, तो हमने लिखा माइनस, और इसको कोष्टक में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे है ना, देखिए, तो ये हो जाएगा है ना, इसको हम जोड़ लेंगे, तो 9 3 12 हुआ है ना, इसको दिखा देते हैं, 9 3 ये कितना हो गया 12, ठीक है। ठीक है, इधर पे हमारे पास 13 चलता आ रहा था है ना। जब तक हम एक तरफ सॉल्व करते हैं तब सॉल्व करते हैं, जैसे ये, अब यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। हम क्या करेंगे, हम चूंकि ये जो करड़ी हटेगी तभी तो हमें x का मान निकलेगा है ना, तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 169, और इधर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। देखो मैं आपको क्या है, ये सारी की सारी बातें सॉल्विंग पार्ट है ना, ये इतनी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो ये अंक वाला है ना, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 25 आ जाएगा। और इधर क्या है हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा करड़ी के अंदर, तो 25 में से बाहर कितना निकल जाएगा +-5, और इधर क्या है देखो ध्यान से, जैसे ही स्क्वायर हटेगा सामने वाला करड़ी में चला जाएगा है ना। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ पे तो x² होता तब ना होता, ये तो x+1 है ना, इससे नहीं मतलब बच्चा, ये एक साथ है ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने वाला करड़ी के अंदर, तो x+1 = कितना हो गया +-5। अब ध्यान सुनो है ना,
अब इस +1 को हम उधर लेके जाएंगे। अगर हम x बराबर +5 लेते हैं, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम +5 लेते हैं तो +1 और 1, है ना, कितना हो जाएगा, मतलब +1, और अगर हम 1 को माइनस में लेते हैं क्योंकि इधर आ गया, तो +1 -1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर हम 5 को माइनस में लेते हैं तो -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। कोई सोचे कि सर जी है ना, ये स्क्वायर हटाइए, सामने वाला करंट में चला गया, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो ये आसान तरीका है ना, मैं आपको हर बार एकदम आसान तरीका बताऊंगा। इसको ना यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 25 था, x + 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 a + b के होल स्क्वायर से। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस एक को जब इधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो 25 में से 1 निकला 24, तो कितना हो जाएगा, x² + 2x, है ना। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसका गुणनखंड। देखो होता क्या है कि पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, इस 24 को इधर लेके जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 24 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर +2 आए। तो इसको, है ना, 6 चौक 24 यानी 6x + 4x तोड़ेंगे, यानी गुणनखंड करके ये हमने क्या कर दिया, इसका आंसर ला दिया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो इसमें क्या लिखा गया है, हमारे पास 2 बिंदु हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। सिंपल सी बात है, 2 बिंदुओं को रेखाखंड मिला रहा है ना, यानी कि ऐसे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, -3, 10, 5, 4, है ना। इसका मध्य बिंदु P है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, है ना, मध्य बिंदु P का निर्देशांक लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है x1 y1 x2 y2 रखेंगे और सिंपली इसको क्या कर देंगे बच्चा, सॉल्व कर देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको सवाल समझ में आए, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत सॉल्विंग पार्ट है, अगर वो कठिन होगा तो मैं आपको सॉल्व करना कैसे वो सिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में आपको सवाल समझनी है बस, ठीक है बच्चा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान समझना। क्या लिखा गया है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है ना। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क्या कहा गया था, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। या इसको कहा जा सकता है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम, मतलब कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, यानी कि धन पूर्णांक भी होना चाहिए और सम होना चाहिए, है ना, के वर्गों का योग, है ना। तो पहले सवाल को समझना। अब पूर्णांक क्या होता है सर, पूर्णांक क्या होता है, देखो 0 इधर प्लस के अंक और इधर माइनस के अंक, ये होते हैं पूर्णांक। इधर वाले को धनात्मक कहते हैं, इधर वाले को ऋणात्मक। 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। देखो तो पहली बात तो हमें धनात्मक कहा गया है तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, और 0 से भी मतलब है नहीं, ठीक है। और अगर हमसे विषम कहा गया है ना, क्या कहा गया बच्चा, विषम, तो विषम क्या होता है सर, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13। और अगर सम कहा जाए तो क्या होता है बच्चा, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ध्यान देना वो धनात्मक कहा है ना, 0 को हम नहीं लेंगे, ठीक है बच्चा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। अगर वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक कहा है, सम या विषम नहीं कहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी ऐसे कहता है ना कि ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे, हम लिखेंगे माना, है ना। अगर वो हमसे कहेगा कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्या कहेगा, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो हम एक को x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, x + 1। इसका क्या मतलब है, देखो क्रम से आने चाहिए, है ना। अगर मैं कह दूं कि x अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब कि 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो ये क्रमागत है कि नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अगर x 2 है तो यहाँ पे 2 रखोगे कितना मिलेगा, 2, 1, 3, यानी कि 2 और 3। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3, 1, 4, मतलब कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर वो कहा गया है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक क्या है, x + 2, है ना। ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कितना रखें, अगर हम यहाँ पे रखें बच्चा आपका, है ना, क्योंकि हमें क्या रखना है, विषम,
अगर हम यहाँ पे विषम 1 रखें तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 1 और 3, जो कि बिल्कुल सही बात है, यानी 1 के बाद तो विषम तो 3 ही आता है ना। अगर यहाँ पे हम 3 रखें, क्या रखें 3, तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, 3 2 5, तो अगर हम 3 रखेंगे कितना मिलेगा 5। ये क्या है क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है कि 3 के बाद 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखें, ध्यान देना हम यहाँ पे 4 नहीं रख सकते क्योंकि हमें से क्या कहा गया है विषम। अगर पहला 5 हो दूसरा क्या होगा 5 2 7, अगर ये 7 हो तो ये 9 होगा, बस यही समझाना चाह रहा हूँ है ना। क्योंकि हम मान ही नहीं पाते हैं ना, वो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 2 है, ऐसे करके। अगर वो हमसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक कहता है तब भी हम यही मानेंगे, एक x और एक x + 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो हमें सम, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 2 रखना, क्योंकि धनात्मक की बात हो रही है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। अब 2 के बाद 4 ही आता है। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 + 2 यानी 6, तो 4 के बाद 6 ही आता है। तो ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने बिल्कुल सही माने हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दोबारा सबको समझाता हूँ, है ना। देखो अगर वो आपसे कह रहा है सिर्फ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आपको क्या मानना है, माना पहला x से दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अगर वो आपसे कह रहा है कि विषम तो x और x + 2, और अगर सम कह रहा है तब भी x और x + 2, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है ना, इसको पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला सॉल्व करते हैं तो हमने लिखा माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x + 2 हैं, ठीक है। और हमें सवाल में क्या कहा गया था, जिनके वर्गों का योगफल 290 है, मतलब कि हमें इनके वर्ग करने पड़ेंगे, है ना। तो हमने क्या कर दिया, x का वर्ग कर दिया और x + 2, इनके वर्गों का योगफल 290 है, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसका है ना a + b से होल स्क्वायर लगा के खोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x² + 4 यानी a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये पहला है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x², इसको पहले लिखते हैं अंक वाले को बाद में, है ना। फिर 290 किधर लाएंगे, है ना, 290 और ये 4, ठीक है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई भी अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो पहले आप कॉमन कर लें। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x² बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 × 4 8, 2 × 3 = 6 ऐसे, और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 143 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में कितना है 2 आए। तो आप यहाँ पे देखो मैंने इसको तोड़ा हुआ है ना। तो ये ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो एक 11 आएगा और एक 13 आएगा। ध्यान दो हमें प्लस का 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें 13 को प्लस में लिखना पड़ेगा और 11 को माइनस में। तो x² + 13x - 11x - 40 143, और ऐसे करके इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चा। तो अब देखो जब भी हमारे पास 2 कोष्टक में आता है तो हम बारी बारी से कोष्टक में करते हैं और फिर अपना आंसर लेके आ जाते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी जो माइनस में होता है वो अमान्य होता है और प्लस वाला हमारा आंसर हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है 11 और, है ना, ये माइनस नहीं ये डैश है, ठीक है, 11 और 13 है। सिंपल सी बात, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसमें सम या विषम नहीं कहा है, तो हम क्या मानेंगे, एक हमारा x हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा x + 1। इनके वर्गों का योगफल कितना होता है 365। इसके आगे आपको पता है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा ना। ये आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरह तीसरा पार्ट क्या है, 2 क्रमागत धन सम पूर्णांक। देखो जब भी सम कहेगा तो एक x होगा, एक क्या होगा x + 2 होगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे। इनके वर्गों का योग कितना है 340 है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग करेंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा 340, ठीक है। और जो इसको इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सॉल्विंग पार्ट है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा गया है इसको पढ़ते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो मेन बात है, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए और आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ ऐसे होता है, ठीक है। सॉल्व करने को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आना चाहिए।
जब भी आपके पास एक द्विघात बहुपद है ना, इसके शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसके शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं बच्चे? 2 होते हैं। शून्यक मतलब होता है x के मान, और x के कितने मान आएंगे? हमेशा हमेशा 2 आएंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखो मैंने क्या कहा था, कैसे शून्यक निकालते हैं, है ना। देखो अब इसी तरह का ये सवाल पूछा गया है ना, कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये सवाल पहले x² लिखा था, फिर 12 लिखा था, और फिर लास्ट में क्या लिखा था? 7x लिखा था। तो अब बच्चे क्या है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना। होता क्या है कि पहले स्क्वायर वाला होता है, फिर x वाला होता है, और अंक वाला लास्ट में होता है। तो पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे, x², 7x और फिर 12। पहले सही रूप में लिखेंगे, उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया है ना। देखो ध्यान से, जैसे ये x² है प्लस 7x है प्लस कितना है? 10 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे? 1। तो इस 1 का पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चा? गुणा करते थे, 10 हो जाएगा। 10 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है कि 7 आए, तो यानी कि 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा? 10। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जैसे इसमें 6x² लिखा था, उसके बाद अंक आ गया, तो इस x² के बाद तो x वाला आना चाहिए ना, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ऐसे करके आप इसके पहले क्या निकालेंगे? शून्य, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करा है ना। तो हमारा क्या आ गया? एक आ गया x+5, एक आ गया x+2। देखिए, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं? शून्य के लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, जो हमारे कोष्टक में आया है। तो हम एक बार x+5 बराबर 0 करेंगे, एक बार x+2 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? है ना, माइनस का हो जाएगा, दोनों, है ना। तो हमारे 2 शून्य का आ गए हैं, ठीक है बच्चा। अब हमें करना है सत्यता की जाँच, ठीक है। सवाल को देखते हैं, आगे क्या लिखा? शून्य हमने निकाल लिया। शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? सत्यता की जांच, जैसे मैंने लिखा है। 2 होते हैं हमारे पास, एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना। तो जो हमारे पास मान आए हैं, मतलब एक ये आया है, इसी को अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे, किसी को भी, है ना, एक को। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? माना अल्फा, इसको अल्फा मान लिया 5 को, और इसको क्या मान लिया बच्चा? बीटा मान लिया। ये सब बातें लिख दिया करो, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखो हम मान रखेंगे, है ना। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अल्फा की जगह हमने -5 रख दिया, प्लस लगाया, और बीटा की जगह जब भी कोई मान कोष्टक में होता है तो हम इसको माइनस में रखते हैं, मतलब कि कोष्टक के अंदर रखते हैं। तो अब देखो -5 अगर -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 आ जाएगा। अब देखो -x का गुणांक, अब -x का गुणांक हमारे पास था क्या? x का गुणांक कितना था? 7, है ना। तो हमने लिखा 7, यानी माइनस तो फॉर्मूले में है, तो हमने लिख दिया माइनस बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है बच्चा? x² का जो गुणांक है वो है 1, है ना। कुछ नहीं तो मतलब कितना? 1 है। तो कितना हो गया हमारे पास? -7 बटे 1। और आपको पता है कि -7 बटे 1, इस 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो -7। तो दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दोनों पक्ष जब बराबर हो गए तो इसी को कहते हैं सत्यता की जाँच। फिर हम अल्फा इंटू बीटा, अचर पद बटे x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा -5 गुणे -2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और अचर पद देखो, अचर पद कितना है? 10 है। अचर पद बटे x² का गुणांक, देखो x² का गुणांक कितना? 1 है। इसका कोई मतलब होता नहीं, तो 10 बराबर 10, यानी कि ये बिल्कुल सही है। और इस तरह से 2 नंबर रखा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बात खत्म। देखो, और यही हम यहाँ पे सीख रहे हैं, सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल क्रमशः 3 और 5 हैं। ये मूल, एक को क्या मान लेंगे? अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। अगर इसके मूल हमारे पास दिए गए हैं ना, इसको मूल कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। ये x के मान होते हैं। अगर हमारे पास बहुपद के शून्यक दिए हों तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया है। हम क्या लिखते हैं? px बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा की जगह कितना रख देंगे? 3, और बीटा की जगह कितना रख देंगे? -5। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मूलों का योगफल दिया होता है। अगर योगफल दिया होता है मतलब कि इसका डायरेक्ट मान दिया है, डायरेक्ट इसी का मान दिया है ना। और मूलों का गुणनफल अगर दिया है तो डायरेक्ट इसका मान दिया है। पर यहाँ पे क्या कहा गया है? अलग अलग मूल है ना। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे? देखिए हमने लिखा x², अल्फा हमारा 3 है, बीटा हमारा 5 है। तो अल्फा 3 प्लस, और कोष्टक में हमने बीटा रख दिया 5, ठीक है।
जब भी मानो कोष्टक में, ये हमारा कोष्टक है और x लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा 3 गुणे -5, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो -5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और ये x 3 × 5 = 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है और हमारे पास एक शून्यक दिया गया है और दूसरा शून्यक निकालना है। तो ऐसी बात देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर एक शून्यक दिया है, इसका ये मतलब है कि हमें x का मान दिया है। तो अगर x का मान दिया तो क्या करेंगे, उठा के उसमें रख देंगे, बात खत्म। तो हमारे पास ये बहुपद है तो इसको हमने क्या कर दिया, लिख लिया। ठीक है, दिया है एक शून्यक अर्थात इसका मान है x का मान है, तो इस -3 को इसमें हम रख देंगे। ठीक है ना, इस बहुपद में रख देंगे। तो देखो जहाँ पे x था वहाँ पे रख दिया मैंने -3, फिर k था k लिख दिया, x की जगह -3 लग दिया, प्लस का 1 कर दिया। और चूंकि शून्यक है तो हम इसको बराबर क्या कर देंगे बच्चा, इसको बराबर हम 0 कर देंगे। ठीक है, फिर इस बात को हम सॉल्व करते जाएंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -3 के हो जाएगा। ये सब आप करेंगे सिंपल तरीके से, है ना। ठीक है, और देखो फिर क्या हो जाएगा, है ना, जब हम इतना कर लेंगे तो क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, 9 के -9 हो जाएगा। ये जो है इसके साथ घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 के -9 में से 1 निकला 8 हो जाएगा, है ना। आपको पता है अंक वाले को उधर भेज देंगे तो k बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से k का मान कितना आ गया 4/13। पर हमें दूसरा शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो k का मान आया है उस द्विघात बहुपद में रख देंगे। और ये बात आप लिखेंगे ना, k का मान द्विघात बहुपद में रखने पर। तो अब देखो k का मान 4/3 आया है तो हम क्या करेंगे, k की जगह रख देंगे उस मान को ना, यहाँ पे कितना रख देंगे 4/3, यहाँ पे भी कितना रख देंगे 4/3। ठीक है, तो 4/3 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ पे मान रख दिया, है ना। मान रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 चौक 4, मतलब ये सॉल्विंग पार्ट है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, है ना, तो ये आके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये 1 पे है ना, ये यहाँ पे नहीं रहेगा ऐसे। इसके बटे कितना कर लेंगे 1, और जैसे मैंने कहा है अगर कभी भी बटे में आ जाता है तो इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, हम क्या कर लेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया खत्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कट गया खत्म, यहाँ से 4x और 1 3 3 1 कम 3 ऐसे, और फिर 3 को बाहर कर लेंगे, 1/3 बाहर कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और हम क्या करेंगे, सिंपली इसका क्या कर देंगे गुणनखंड, है ना। 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ के जोड़ने घटाने पे 4 आए तो क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 यानी कि 3x प्लस x, यानी 3x प्लस x मिलकर 4x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस 3, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, एक कॉमन करेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस 3, एक कोष्टक में x प्लस 1, है ना। और चूंकि ये शून्यक हमें निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्यक के लिए हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो पहले ये जो 1 - 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो एक ठो आ जाएगा x बराबर -3, जो कि पहला शून्यक है और ये हमारे पास पहले से ही दिया था। हमें क्या निकाला था, दूसरा शून्यक, तो x बराबर 1, तो हम इसको लिख देंगे दूसरा शून्यक और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, है ना। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से लिए गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है, यहाँ से बच्चा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 9 से, यानी कि वो क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और एक जो क्वेश्चन वो आता है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 से, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चे वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। और बच्चे क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर समीकरण ही नहीं बना पाते हैं, और अगर ये समीकरण बनाते भी हैं तो गलत बनाते हैं, है ना। क्योंकि कई बार उसमें लिखा होता है ना 8 गुना है ना, अंकों को पलटने पर 2 अंकों की संख्या, तो वो बेचारे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं ना। तो उसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे प्रश्न लिखे हैं। एक बताऊँगा, 1-2 बताऊँगा, सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे देखो सारी की सारी बातें आपको समझाते हैं। ठीक है,
देखो तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं इसमें क्या लिखा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस सवाल में हमें दो संख्याओं के बारे में कहा गया है। कितनी संख्याओं के बारे में? दो संख्याओं के बारे में। और उन दोनों संख्याओं के जो वर्गों का जो अंतर है ना वो 180 है। अब नहीं पता वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। कह रहा है कि जो छोटी संख्या है वह, जो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो तो हम इसमें, अब देखो हमारे पास दो चीज़ें बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक छोटी संख्या के बारे में और एक बड़ी संख्या के बारे में। तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या बच्चा? मानेंगे, है ना। हम यहाँ पे मानेंगे कि माना, ठीक है। देखो हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पहला कि जो छोटी संख्या है वो क्या है? x है, तथा बड़ी संख्या क्या बच्चा? y है। मान लिया जी, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। ठीक है, तो हमने माना जो छोटी संख्या है वो x है और बड़ी संख्या क्या है? y है। और कह रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर क्या है? 180 अंश है। अंतर मतलब होता है माइनस। तो कोई बच्चा सोचेगा कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो ये पहली संख्या का वर्ग हो गया, ये दूसरी संख्या का वर्ग हो गया, इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 180। और यहीं पे हो गया उसका गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि अंतर का मतलब होता है हमेशा हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाना। बड़े में से क्या घटाना बच्चा? छोटे को घटाना, है ना। बड़े में से छोटे को घटाना। आपने क्या कहा है? आपने तो बड़ी संख्या y को माना है, और अगर आपने x में से घटा दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? 180। और वर्गों का अंतर का मतलब माइनस करना। तो बड़ी संख्या किसको मानना है? y को मानना है। अगर कोई बच्चा, है ना, इसको उल्टा मान ले, यानी छोटी संख्या y मान ले, बड़ी संख्या x मान ले, तो उसका हो जाएगा, तब ये वाला सही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने ऐसे माना है तो आपका क्या होगा? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 अंश। ये प्रथम प्रश्नानुसार है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो यानी छोटी संख्या का वर्ग, है ना। इस तरह के सवालों में हम कैसे करते हैं, जो बात पहले कही गई होती है हम उसको पहले लिखते हैं। जैसे ये छोटी संख्या है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना मतलब 8y। ठीक है, बात करते हैं समीकरण नंबर 2। जैसे ही हमारे पास दो समीकरण होते हैं, है ना, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से। सिंपल सी बात, ये मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिखा है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। तो इस मान को उठा के इसी में रख देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मान उठा के इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा। ये है ना, ये है आपका समीकरण 2। इसकी जगह क्या हो जाएगा? 8y हो जाएगा। और इसके आगे की शक्ल आपको दिख रही है ना, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, और इसको सॉल्व करना आपको आता है ना। द्विघात समीकरण को जब भी सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस रूप में लिखते हैं। मतलब कि पहले स्क्वायर वाला होगा, फिर x वाला होगा, फिर अंक होगा, और इधर कितना होगा? 0 होगा, है ना। करते क्या है, जैसे यहाँ पे 180 है ना, इसको इधर लेके जाएंगे। 180 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 है ना। तो आप 180 का गुणनखंड करेंगे और आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से दो अंक है। तो एक अंक 18 हो जाएगा और एक अंक 10 हो जाएगा। गुणा करने पर 180, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 8। अब चूंकि हमें माइनस में चाहिए तो हमने 18 के सामने माइनस लगा दिया और 10 के सामने प्लस लगा दिया। ठीक है, तभी तो घटेगा, तभी तो आएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहले y का मान आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही y का मान आया हम x का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 2, क्योंकि इसमें रखना आसान है ना, तो समीकरण 2 में हम रखेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना था? 8y। y की जगह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 8 कितना होता है? 144 होता है। और हमें x का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाला करीब चला जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा? 12। तो अतः छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या कितना है बच्चा? 18 है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आई होप आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो छोटी संख्या 12 हो जाएगी और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेन बात क्या है? मेन बात है बच्चा समझना, है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा गया है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इसको ध्यान से देखना। 2 अंकों की संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है।
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कि 2 अंकों की संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी, यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है ना। अब जैसे मान लेते हैं, है ना, कि कोई 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 54 है, ठीक है जी। अगर इसके अंकों को उलट दे, यानी कि इसके 4 को आगे कर दे 5 को पीछे, है ना, तो इनका जो योगफल है वो कितना हो जाता है जी, 66 हो जाता है। और कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब अंकों का अंतर, ये देखो ये संख्या है, ध्यान देना। संख्या क्या होता है, संख्या मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अंक हो, है ना। इसके अंकों का अंतर, इस संख्या में 54 एक संख्या है लेकिन 5 और 4 अंक हैं, तो अंकों का अंतर मतलब कि अंकों का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए, वो संख्या ज्ञात करिए। अब हमें पता नहीं कि भाई वो संख्या है क्या, तो हमने क्या कहा, क्योंकि हमको क्या है वो 2 अंकों की संख्या निकालनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब देखो वो संख्या कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या, तो हम मानेंगे, हम क्या करेंगे बच्चा, मानेंगे कि माना वह जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है, एक्स वाई है ना। इसको ध्यान समझना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सी है, तो एक्स वाई में जो वाई है बच्चा वो है इकाई, और जो एक्स है वो क्या है, वो है दहाई। इसका मतलब क्या है, अर्थात ये जो संख्या है वो ऐसे लिखी हुई है ना, 10x प्लस वाई। क्यों, जैसे 54 लिखा है तो 54 को हम कैसे लिखते हैं, 54 को हम लिखते हैं ऐसे 50 4 54। तो ये 50 मतलब क्या, 50 मतलब 5 गुणे 10 प्लस 4 ना, तो इसका मतलब कि 5 के साथ हमेशा 10 रहेगा। वैसे ही है ना, हमने संख्या क्या माना है, एक्स वाई, ठीक है, तो x के साथ हमेशा 10, यानी दहाई का अंक है तो इसके साथ 10 रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। अब पढ़ते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, ये कह रहा है कि संख्या और संख्या को उलटने पर, है ना, बनी संख्या का योग। मतलब देखो ये हमारे पास संख्या है और इसको उल्टा कर दो, एक्स वाई था तो वाई एक्स हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 66 मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, कई बच्चे सोचेंगे सर जी एक्स वाई ये भी है और ये आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई तो यहाँ पे 2x वाई हो जाएगा। अरे मेरे भाई ये सिर्फ समझने के लिए है, मैं इसको इसलिए तो मैंने लिखा है अर्थात। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है वो क्या है, 10x प्लस वाई है ना। तो इस एक्स वाई में क्या था, ये दहाई था, ये इकाई था, जब इसको उल्टा करेंगे तो वाई वाला दहाई बन जाएगा, मतलब कि 10 वाई और एक्स, है ना। यानी ये जो है वो ये है और ये जो है वो ये है, ठीक है। तो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, कि संख्या के अंक एक्स वाई अंक है, इसमें वाई एक्स अंक है। ये पहले संख्या थी, इसके अंकों को उलट दिया और इसको जोड़ा तो 66 हो गया, है ना। इस बात का ये मतलब है, पहले ये इस बात को ये लिखना पड़ेगा, है ना, कि ये 10x वाई है और ये 10 वाई एक्स है, क्योंकि ये दहाई और ये इकाई 66 है। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, 11x और y और 10 वाई 11 वाई, है ना। तो 11 कॉमन कर लेंगे, तुरंत उधर भेज देंगे 6 और 11 छक्का 66, यहाँ पे आ जाएगा आपका समीकरण नंबर पहला। दूसरी बात कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, तो हमारे पास संख्या कौन सी है, एक्स वाई, ये अंक है ना, इनके अंकों का अंतर। अब हमें ये नहीं पता इनमें बड़ा कौन छोटा कौन है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब बड़ा छोटा के बारे में नहीं पता होता है तो हम डायरेक्ट अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब 2 हो जाएगा तो आपके पास 2 समीकरण आ चुका है। जैसे ही हमारे पास 2 समीकरण होता है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से। इस चीज़ की, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब सुनो, इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वाई वाई सेम दिख रहा है और ये वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा और x का मान समीकरण किसी में भी उठा के रख दो, उससे माना जाएगा। तो वह संख्या या तो 42 होगी या तो 24। 42 या 24 दो संख्या कैसे होंगी, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने, है ना, ऐसे वाई एक्स मान लो तो क्या हो जाएगा, उसका ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, तो वही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे ही कोई 2 अंकों की संख्या, है ना, मानने की बात होगी, मतलब 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने की बात होगी, वैसे ही हम उसको हमेशा हमेशा क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे। और इस एक्स वाई को हम ऐसे समझेंगे कि ये 10x प्लस वाई है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन कर जाओगे सर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको इस रूप में लिखेंगे तब सॉल्व कर पाएंगे, है ना। हाँ, थैंक गॉड आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सी वाला, है ना। 2 संख्याओं का योग 8 है। देखो मैं दोबारा से कह दूँ, है ना, मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि मैं बहुत सिखा चुका हूँ, है ना। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में सॉल्व करके आना, बात खत्म, है ना। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे आप उसको सॉल्व करके खुद से देखो, वीडियो को रोक के, है ना, और फिर आप आंसर मिला लो। आगे बढ़ते हैं, देखो 2 संख्याओं का योग 8 है
तथा उनके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बच्चा? उल्टा का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 8 है। ध्यान दें, ये नहीं कह रहा कि दो अंकों की संख्या है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग। अब हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है ना, बात खत्म। और उनका योग कितना है? x + y कितना है बच्चा? 8 है। और उनका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जो संख्या आपने माना है उसका उल्टा, 1/x और 1/y का योग कितना है? 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या है ना। देखिए कैसे सॉल्व किया है मैंने, है ना। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या माना है ना, कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि संख्याओं का योग 8 है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये पहला समीकरण हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग, मतलब उसका उल्टा करके जोड़ेंगे तो 8/15 हो जाएगा, है ना। फिर इसको हमें सॉल्व करना है जी। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब ये हमारे पास शक्ल दी गई है ना। तो जब भी कोई समीकरण होता है तो उसको हम लोग ऐसे इस लाइन वाले फॉर्म में लिखते हैं। पहले x वाला होता है, फिर y वाला होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है? कोई ना कोई अंक होता है, ये जीरो नहीं, कोई ना कोई अंक होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे है, तो पहले इसको लाइन वाले फॉर्म में लिखेंगे। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, है ना। इसके आगे कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तो गुणा करा तो क्या हो गया? y x हो गया, नीचे x y हो गया, ये फिर इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, है ना। तो ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा 15x, मतलब 15y और 15x, ये हो जाएगा 8xy। इसको समीकरण 2, अब ये लाइन के रूप में आ चुका है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब देखो इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये y है, x है और यहाँ पे xy है, दो समीकरण दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे xy है और पहले समीकरण में क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है ऐसे, है ना, xy है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना किसी एक का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं x का मान निकालेंगे, तो ये y इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 - y। x का मान निकाल के समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमने क्या करा है? x का मान निकाला है, और समीकरण 2 में हमने क्या कर दिया है? रख दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे? 8 - y रख देंगे। जैसे यहाँ पे x था तो हमने -8 - y कर दिया, 8xy है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 - y कर दिया, ठीक है। और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आपके एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये सॉल्विंग पार्ट है ना। कोई आपको इतना दे दे, कह दे सॉल्व कर दो, तो कर देना चाहिए, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है। 15 × 8 कितना हो जाएगा? 120। यहाँ से कितना हो जाएगा? -15y हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से, 8 × 8 = 64, और ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, 8 × 8 = 64, साथ में y हो जाएगा, ये हो जाएगा -8y और ये साथ में y, देखो -8y ये और ये y, तो 8y और y मतलब y² हो जाएगा, है ना। तो ये देखो ये इधर से इधर कट रहा था, ये भी देख लिया करो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, है ना। फिर क्या होता है, आपको समीकरण को ऐसे लिखना होता है कि पहले स्क्वायर वाला लिखो, जैसे ये, है ना। अब देखो जब भी जो स्क्वायर वाला है अगर उसके सामने माइनस है तो कोशिश करो कि उसको उधर लेके चले जाओ, मतलब कि वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी शकल को उठा के इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा 8y² - 64y, ये माइनस में था तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस बन जाएगा, और इधर पहले से 120 विराजमान = 0, कहने का मतलब कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हाँ या ना। उसके बाद आपको पता है जब भी कुछ कॉमन होता है कॉमन कर लिया जाता है, तो कॉमन कर लिया हमने, 8 × 8 = 64 और 8 मतलब 15 × 8 = 120 होता है, तो ये 8 इधर जाके 0 हो जाएगा। और इसको हम खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, और अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। 15 को ऐसे दो अंकों में तोड़ो कि 8 है ना, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, दो आंसर आएंगे ना, क्योंकि द्विघात समीकरण 2 आंसर होते हैं, 5 और 3 आएगा, ठीक है। अब अगर y के मान 5 और 3 आया है तो x के मान भी 2 आएंगे। तो जब y = 5 रखोगे तो x = 3 आएगा, और जब y = 3 रखोगे तो x = 5 आएगा। तो ये दोनों मान आपको लिख के आंसर लिख देना है, बिल्कुल छोटी सी बात है ना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे लिख देना अथवा, है ना, या, ठीक है, y = 5 या y = 3। जब y = 5 तब x = 3, और जब y = 3 तब x = 5, है ना, ये आप निकाल लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो वर्गों के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है ना, मतलब दो वर्ग हैं
है ना, एक वर्ग ये हो गया मान लेते हैं और एक ये वर्ग ये हो गया, ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का योग हमारे पास दिया गया है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो, परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है ये पूरा उसकी बाउंड्री का माप, ये होता है परिमाप, ये होता है परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है आपको पता ही है ना, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं सेम होती हैं, है ना। अगर हम एक को x मानेंगे, है ना, तो 1x 2x 3x 4x कितना हो जाएगा बच्चा, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है ना, और यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, हम दो वर्ग बनाएंगे, ध्यान समझना। जैसे ये हमने दो वर्ग बनाया, ठीक है, पहला बड़ा बनाएंगे, दूसरा छोटा बनाएंगे। अब हमको कैसे पता कि सर पहला बड़ा होगा कि छोटा होगा, तुम्हें नहीं पता है तो तुम वैसे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें भी नहीं पता था, ठीक है बच्चा। तो एक काम कर सकते हो, बराबर बना लेना, किसको क्या ही पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें निकालना है क्या, पहले ये चेक कर लो, दोनों वर्गों की भुजाएं, है ना। अब देखो, तो हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि जो पहला वर्ग है उसकी भुजा, ये पहला वर्ग है, इसकी भुजा क्या x है। अब चूंकि एक भुजा x है तो सभी भुजाएं x हो जाएंगी, दूसरा वर्ग y है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, y हो जाएंगी, है ना। मैंने पहले को बड़ा और दूसरे को छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि इसका आंसर मुझे पता था। इसका आंसर क्या था, x का मान 9 आया था, y का मान 6 आया था। तो मैंने सोचा यार जब पहला का मान 9 आया है तो ये वर्ग बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ऐसे करके। अब चूंकि यही सेम सवाल आपके एग्जाम में आएगी तो आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे बनेगा, क्योंकि इस सवाल सेम ही आती हैं, ठीक है। ऐसे करके ध्यान से समझिए, इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बात हो रही है कि इनके क्षेत्रफलों का योग। अच्छा ये बताओ, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी क्या x का स्क्वायर, तो पहले का क्षेत्रफल ये हो गया, दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, पहले का परिमाप क्या हो जाएगा, x 4x हो जाएगा, दूसरे का परिमाप क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो पहले आपको इतनी बातें लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है, जैसे कि पहले वर्ग की भुजा x है तो तुरंत लिखना है तब क्षेत्रफल कितना होगा, x स्क्वायर, उसका परिमाप क्या होगा, 4x, पहला वर्ग कंप्लीट। दूसरे वर्ग की भुजा y है, क्षेत्रफल y स्क्वायर और परिमाप 4y। अब बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। ये बात अगर आप नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अब क्या कहा गया है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये जो है 170 है। पुनः प्रश्नानुसार उनके परिमापों का अंतर, तो पहले का परिमाप 4x, दूसरे का y, तो ये पहला और दूसरा, और अंतर मतलब माइनस बराबर 12 है ना। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। देखो जब भी कॉमन वाली तो उसको कॉमन कर लिया करो, ठीक है। तो 4 बाहर, इधर आके 4 3 12 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x माइनस y बराबर 3 आ गया। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना, इसको आप खुद से सॉल्व कर देना, क्योंकि बड़ी बात है नहीं। क्या करेंगे सिंपली, है ना, एक बात सुनो, आप क्या करना है ना, यहाँ से x का मान निकालना समीकरण 2 से। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस y, तो x की जगह यानी यहाँ पे रख देना y, मतलब 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 170 हो जाएगा। और ये बात अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो बेकार है जी पढ़ाना, है ना। तो इतनी चीज़ें आप सॉल्व, इसका आंसर 9 और 6 आएगा, है ना। आप खुद वीडियो को रोकेंगे, सॉल्व करेंगे और कर भी लेंगे। अगर नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा एग्जाम में सॉल्व करना अगर आ जाए तो। खैर, है ना, सॉल्विंग पार्ट भी उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेन बात हमें ये समझना है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम छोड़ के नहीं आ सकते ना। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन, है ना, उद्देश्य यही है कि आपके आंखों के सामने से वो क्वेश्चन गुजर जाए और आपको सभी के सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता हो कि सॉल्व कैसे करते हैं। और सॉल्विंग पार्ट की बात रही है तो इतने साल से हम पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग पार्ट तो हमें आ ही जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे, है ना, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं ई में क्या लिखा गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है, स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर। देखो सेम सवाल है, जैसा ये है वैसा ये है, तो इसको आप खुद से करिए, है ना। चलिए ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। f एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह की सवाल होती है ना, जब भी इस तरह की सवाल होती है, इसमें दो बात है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या है,
और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से एक घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम सबसे पहले मानेंगे कि माना वह जो भिन्न है वो है x/y। तो प्रश्नानुसार पहली बात, प्रश्नानुसार जब पहली बात वो है कि जब इसके अंश में एक जोड़ा जाता है तो जो भिन्न है वो हो जाता है बाबू 1/3। दूसरी बात क्या है कि जब इसके हर में से एक घटाए, भिन्न तो यही था, इसके हर में से अगर एक घटाएंगे तो वो जो भिन्नवा है वो हो जा रहा है 1/4। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो पहले आप क्या लिखेंगे, माना वो भिन्न क्या है x/y है, प्रश्नानुसार पहली बात। अब समीकरण को ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, समीकरण को जब इस रूप में आएगा तब हम सॉल्व करेंगे। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, 3x + 3 हो जाएगा और y, है ना। तो है ना, पहले क्या होता है, पहले कैसे होता है, पहले x वाला होता है फिर y होता है, बराबर अंक होता है, तभी तो सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे और सेम दूसरा समीकरण ऐसे लिख लेंगे और इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत मतलब मेन बात क्या है, सवाल को समझना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। देखो इस तरह की जो, मैं दोबारा आपसे कह दूं, इस तरह की जो सवालें होती हैं, है ना, जैसे भिन्न, अब आपने आंसर निकाला, तो जब आपने आंसर निकाला तो आप ना समीकरण में रख के चेक करें। जैसे आपके जो भी एक्स वाई के जो भी मान आए हो, मान लेते हैं ये मान आया है, आप एक्स वाई की जगह रखना और आप पता कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर इस और इस जगह पे रखने पर ये आ जाए और इस जगह पे रखने पे ये आ जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो आपका आंसर सही है, बात खत्म, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए तो पढ़ते हैं जी वाला। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है ना। जब भी उम्र वाली सवाल आए, याद रखना, आप मानेंगे तो कैसे मानेंगे, वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु मानेंगे, है ना। तो इसमें 2 लोग हैं, एक तो पिता है और दूसरा क्या है बच्चा, एक पुत्र है। तो पहले पिता की बात हुई है फिर पुत्र की बात हुई है, तो लिखेंगे माना पिता की जो उम्र है वो x वर्ष है तथा पुत्र की जो उम्र है वो y वर्ष है, मान लेंगे, है ना। चलिए तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया कि माना पिता की वर्तमान उम्र, मैंने कहा ना वर्तमान उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है। आगे बढ़ते हैं जी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र, है ना। अच्छा सॉरी, पहली बात तो पढ़ी नहीं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ये पहली बात है ना। तो मानने के बाद हम क्या लिखेंगे, देखो जैसे कहा जाता है वैसे, अगर कहा गया है पिता की उम्र तो पिता की उम्र, है ना, पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी, ऐसे बनाते हैं समीकरण। ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा क्या कहा गया बच्चा, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, है ना। अब सुनो 13 गुनी थी 2 वर्ष पहले, तो जब भी 2 वर्ष पहले की बात हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे करके। पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से 2-2 साल माइनस करेंगे, हाँ या ना बोलो, है ना। और फिर कह रहे हैं कि जो पिता की उम्र है वह 2 साल पहले पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पिता की उम्र 2 साल पहले पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, है ना। तो इसमें हम हमेशा याद रखने, पिता पुत्र वाले सवाल में हमेशा गुना जो होता है वो पुत्र में होता है, न कि पिता में होता है। तो यही काम हमने यहाँ पे करा है ना। सॉरी 7 नहीं 13 गुना था, 13 गुना, है ना। तो यहाँ पे हमने 13 गुना करा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिख लेंगे। और जैसे ही हमने समीकरण के रूप में लिखा उसके बाद तो आप महान इंसान नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब मैं आपको समझाने आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य या अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, हम लिखते हैं, है ना, कि माना एक कुर्सी का मूल्य जो है वो x रुपये है तथा एक मेज का जो मूल्य है वो y रुपये है ना। तो ये बताओ 4 कुर्सी 7 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कि 4x + 7y बराबर 360। भाई एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का 4x हो जाएगा। जैसे एक कुर्सी का मूल्य 2 रुपया है तो 4 कुर्सी का 4 दूनी 8 गुणा कर रहे हैं ना। तो अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का 4x, 7 मेज का अब y माना है तो 7y, तो 4x + 7y बराबर 360। और 6 कुर्सी 10 मेज, 6x + 10y बराबर कितना हो जाएगा, 520। ठीक है, ऐसे करके हम समीकरण बना लेंगे। देखिए मैंने बनाया है ना। माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है,
तो 4 कुर्सी 7 मेज का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य 520 रुपये है। 2 समीकरण आ गया है और इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए आई कह रहा है कि 2 अंकों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ध्यान से देखना, इस तरह के सवालों को बहुत ध्यान से देखा करो, है ना। ठीक है, क्या कहा गया है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे ही कहा जाए 2 अंकों से कोई संख्या बनी है, तुरंत तुम मान लेना कि माना वह 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है। और कह रहे हैं कि इनमें जो अंकों का योग है, अब एक्स वाई एक संख्या है जिसमें 2 अंक होते हैं, वो एक संख्या, जैसे 10 एक संख्या है और 54 एक संख्या है, 26 एक संख्या है। लेकिन इसमें अंक क्या है, जैसे इसमें 1 और 0 अंक है, 5 और 4 अंक है, 2 6 अंक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों, अब एक्स वाई में अंक क्या है, एक्स और वाई, इनके अंकों का योग जी 9 है। लो, एक समीकरण बन गया। दूसरा, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, मतलब कि एक्स वाई से आप क्या कर दो, इसको वाई एक्स कर दो, पलट दो, तो नई संख्या जो है, नई संख्या है वो मूल संख्या से, है ना, 27 अधिक है, मतलब 27 अधिक हो जाती है संख्या, ज्ञात कीजिए। अब सुनो ध्यान से, है ना, अगर आप अंकों को पलट देते हैं, मतलब कि अगर आप एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर देते हैं, तो ये जो संख्या आएगी ना, वह जो संख्या पहले थी, पहले क्या थी, एक्स वाई, इससे कितना अधिक हो जाता है, उससे 27 अधिक हो जाता है। बस ये है 2 समीकरण, इसको सॉल्व करना है ना। देखो यहाँ पे मैंने करा भी है, तो हम मानेंगे, ये मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, हम कैसे मानेंगे कि माना वह 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो अंकों का योग 9 है। और सुनो, अगर अंकों को पलट दें, मतलब कि अगर हम एक्स वाई से वाई एक्स कर दें, तो वो जो पहले था, पहले क्या था, एक्स वाई, वह मतलब उससे 27 अधिक हो जाता है। मतलब अगर हम अंकों को पलट दें, तो ये जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक, है ना। ध्यान देना एक बात, है ना, तुम लोग इसमें मत 27 जोड़ देना, है ना, क्योंकि आप बात को सुनो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, तो अंकों को पलट दिया और बराबर लगा दिया, तो अंकों को पलट दिया, बराबर लगा दिया, तो मूल संख्या से 27 अधिक है, ऐसे करके ऐसे समीकरण बनेगा, है ना। इस चीज को ध्यान देना है। और इसका क्या मतलब है, इस बात को लिखना अर्थात करके नहीं, एग्जामिनर तुरंत नंबर काटेगा, याद रखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10y प्लस एक्स, और इसका मतलब क्या है, बराबर कर लेना, है ना। इसका मतलब क्या है, 10x प्लस वाई प्लस 27, और फिर क्या करना, y है इधर x y, तो जो x y है उसको एक तरफ लेके आना, अंक वाले को एक तरफ लेके आना, तो इधर हो जाएगा, है ना, 10y, और ये हो जाएगा, तो यहाँ से घटेगा 9y हो जाएगा, यहाँ से घटेगा -9x हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चा, है ना, यहाँ से हम कर लेंगे 9 को कॉमन, पहले x वाला होता है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, तो -9x हो गया, और 9y को यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस के साथ कॉमन करेंगे, -9 कॉमन कर लिया, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, जो प्लस में था वो क्या बन जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से x माइनस वाई बन जाएगा, और इस -9 को इधर भेज देंगे, गुणा में आ जाएगा, और इसको काटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और ये 2, है ना। आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 और 6, यानी वो जो संख्या थी वो कौन सी थी बच्चा, 36 थी। आप सोचोगे कि सर मेरा सवाल सही है या नहीं है, तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, सुनो। अब तुमने x की जगह 3 रखो, 3 रख दिया, y की जगह 6 रखो, 6, तो बताओ 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। ये कह रहा है कि, है ना, संख्या के अंकों को पलटने पर, अगर संख्या के अंकों को पलट दो तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो वो जो 63 है, वो जो पहले संख्या थी उससे कितना अधिक है बच्चा, 27 अधिक है ना। ऐसे भी सोचो, जैसे 9 अरे 6 और 7 13, और 3 2 5 1 6, 63 बराबर 63, यानी आपका सवाल सही है। आप सवाल खुद ही चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे लिखे हैं। 2 अंकों की एक संख्या, तुरंत मान लेना कि माना 2 अंकों की संख्या क्या है बच्चा, एक्स वाई, और अंकों का योग 9 है, इसमें भी अंकों का योग जो है वो 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, है ना, जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ध्यान समझना, है ना। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, मतलब कि जो एक्स वाई जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब 9 से गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंकों को पलट दिया, से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है, तो 2 से गुना यहाँ होगा, ऐसे करके। पर ये 9xy नहीं है, ये ध्यान समझना, ये 9 है, और ये x मतलब क्या है, ये 10x प्लस क्या है, y है। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझाता हूँ।
है ना। हर बात को समझना, ठीक है। ये बात तो मैं कहता हूँ इसको लिखना ही मत तुम, सीधा ये बात लिखना, ठीक है। लेकिन समझने के लिए ये है, ठीक है। ये तो आपको समझाना है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का गुणा है। कह रहा है कि, है ना, उस संख्या का 9 गुना, मतलब जो एक्स वाई है इसका 9 गुना बराबर लगा लेना। संख्या के अंकों को पलट देना, मतलब कि वाई एक्स वाई था तो एक्स आई इसका 2 गुना है तो यहाँ पे 2 गुना कर देना। पर इस एक्स वाई का मतलब क्या है 10x प्लस वाई, और इस वाई एक्स का मतलब क्या है 10y, मतलब यहाँ पे ये दहाई है, यहाँ पे ये दहाई, इस चीज़ को ध्यान देना है। और फिर से इसका अंदर गुणा कर लेना है और फिर समीकरण रूप में क्या कर देना है, लिख देना है ना। और जो भी कॉमन ऑमन होता है तो कॉमन कर लिया करो, ठीक है। और फिर इसको आप सॉल्व कर देंगे, है ना। ये छोटी सी बात। अब सॉल्व करने के बाद अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं ना, बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है बच्चा। चलिए अब हम बात करते हैं, है ना, के ऊपर। के में क्या लिखा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल लेने पर प्राप्त संख्या है। वही बात, सेम बात खुद से करेंगे। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। देखो इसमें ध्यान दो, है ना, ये थोड़ी सी अच्छी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ध्यान दो इसमें 2 बार प्रश्नानुसार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है। देखो सुनो ध्यान से, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और, अब हमें नहीं पता कि पुनीता की अभी उम्र कितनी है, तो 2 वर्ष का पहले कैसे पता रहेगा, है ना। कह रहे कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो हम क्या लिखेंगे, माना पुनीता की जो वर्तमान आयु है क्या है, वो x वर्ष है। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का, है ना। अब क्या कह रहा है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो तुम क्या करोगे, पुनीता की उम्र में से 2 साल घटा दोगे, घटा दिया। और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, तो अब फिर दोबारा क्या करोगे, पुनीता की उम्र में 4 साल जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष बाद का गुणनफल है, इसका क्या कर दोगे, गुणनफल, है ना। फिर लगा दोगे बराबर उसकी वर्तमान आयु के, उसकी वर्तमान आयु कितनी है x, उसके 2 गुने से, 2 गुने मतलब 2x, 2 लगा दिया, 2 गुने से 1 अधिक है प्लस 1 कर दिया। ऐसे समीकरण बनाते हैं, है ना, तब जाके सवालें सही होती है ना। देखिए ध्यान से मैंने कैसे करा है। माना पुनीता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का जो गुणनफल है वो उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, कर दिया, है ना। फिर क्या करेंगे, है ना, इसका अंदर गुणा करेंगे और थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे और आपके जो आंसर है वो आ जाएंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 9, देखो मेरे से गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया था, है ना। आपसे भी गलती हो सकती है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत सतर्कता से पेपर करेंगे, बहुत सतर्कता से। ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। तो 9 है। अब देखो होता क्या है, कोई चीज करड़ी में होती है तो वहां से प्लस माइनस बाहर निकल, चूंकि उम्र है तो माइनस में क्या, उम्र माइनस में थोड़ी होती है ना। अब कोई थोड़ी कहेगा सर मेरी उम्र जो है ना सर -3 वर्ष है, तो यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने चेक करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।